तो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। होती क्या है? ये होती है साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। यानी कि जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको कौन अपनी तरफ खींचेगा? अगर दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग है तो कौन खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होगी वही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और दूसरे के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो बात ये आती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसका एक तरीका हम आपको बताने वाले हैं। हमने आपको समझाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरवरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आपबाउ के सिद्धांत के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोनों आपने अगर तैयार कर लिए हैं, हमने वीडियो भी बनाए हैं, उनके पीछे देख लीजिएगा चैनल पर हमारे। तो अब आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा यहाँ पर, और बहुत तुरंत आप 1 मिनट के अंदर बता देंगे कि यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव आयन बनेगा और कौन सा नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। चलो समझाते हैं आपको, समझिए ध्यान से। हमने आपको बताया, पहली बात तो ये होती है कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी ओर खींचता है। तो हमने समझाया था कि तत्व जो होते हैं वो धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस तत्व, यानी मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स और इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खींचते हैं वो होते हैं आधार। वो कौन से होते हैं? आधार, जिनको हम कहते हैं नॉन मेटल। अब आधार क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे आप पहचानेंगे? हमने तरीका बताया था आपको कि सामान्यतः जिनके वाई कोष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। इनका नेचर होता है जनरल, जो सामान्यतः इनका स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का होता है। हमने समझाया था कि कितने ग्रहण करेंगे, उतने ही ग्रहण करते हैं जितने में इनका अष्टक पूरा हो जाए, यानी ये ऑक्टा रूल को फॉलो करते हैं। जैसे 5 वाला 3 लेगा तो 5 3 8, 6 वाला 2 लेगा तो 6 2 8, और 7 वाला 1 लेगा तो 7 1 8। इसके अलावा और कुछ भी है, लेकिन अभी आप ये समझिए ध्यान से। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, जिनके पास 5 है उनके अंदर भी है, 6 वाले के पास भी है और 7 वाले के पास भी है। बाकी हमने समझाया था कि जिनके पास में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। सामान्यतः इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अपवाद है, एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हैं, बार बार मिलेंगे आपको। तो स्टेप बाय स्टेप जब चीजों को समझेंगे ध्यान से, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इन तीनों के अंदर है, जिसके पास 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन ज्यादा किसके पास है, एज एग्जांपल आपको समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि हमारे पास 3 एलिमेंट है, हमने ले रखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ले रखा है यहाँ पर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 2 और 5, यानी कि पहले कोष में 2 और दूसरे में 5। ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका होगा 2, 6। फ्लोरीन का होता है 9, तो इसका होगा 2, 7। अब ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से। नाइट्रोजन के वाई कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वाई कोष में 6 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के वाई कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता नाइट्रोजन में भी है, ऑक्सीजन में भी है और फ्लोरीन में है। तो बात ये आती है कि किसके अंदर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किसके अंदर ज्यादा है। तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं, आप याद रखना। कभी भी दो एलिमेंट को कंपेयर करना हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो जो ऑक्टा रूल के हिसाब से जो अष्टक के जितना नजदीक होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। नजदीक का मतलब क्या है, यानी कि जो 8 के नजदीक होगा। जैसे ये देखिए 7 क्या है, 8 के एकदम नजदीक है, 6 थोड़ा सा दूर है, 5 उससे थोड़ा सा दूर है। तो अगर यहां पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किसके अंदर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किसके अंदर ज्यादा है, सीधे बता रहे हैं डायरेक्ट आपको, किसके अंदर ज्यादा है, तो जिसके पास 7 है उसके पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद 6 वाला आता है, उसके बाद आता है 5, ये कम होता है। यानी जिसके वाई कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा है।
फिर 6 की और फिर 5 की। अभी आप यही नियम याद रखेंगे, फिर एक्सेप्शंस आपको समझाएंगे कि ऑक्सीजन में ज्यादा हो जाता है क्लोरीन से, तो ऐसा क्यों हो जाता है, बात की बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह चेक करेंगे। तो इस नियम को फॉलो करेंगे तो y कोष में 7 किसके हैं, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा है, उससे कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की, और फिर उससे कम किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर कोई और एलिमेंट दिया जाता है हम आपको समझाते हैं, ये तो सिंपल तरीका है। इसके बाद जब अभी हम समझाएंगे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी आपकी। अगर हमें कंपैरिजन करना है फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, अब पता करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसके अंदर ज्यादा है। सिंपल सा तरीका है एकदम, आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बोरबरी के नियम से जरूर आपको याद करना है, बगैर उसके आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते किसी भी हाल में, चाहे आप जो कर डालें। और हमने बताया था कि इनके एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, 1 to 30 आपको आने ही चाहिए। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ABCD होता है, हिंदी सीखने के लिए और से ज्ञ तक सीखना होता है वर्णमाला, वैसे ही अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको सबसे पहला काम है कि 1 से 30 तक तत्वों के नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर होना ही चाहिए। चलो समझाते हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताएंगे कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है और किसके अंदर कम। तो फास्फोरस की बात कर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 5, क्लियर। सल्फर का लिखेंगे ये होता है 16, तो 2 8 6। क्लोरीन को लिखेंगे तो होता है 17, ये होगा 2 8 7। अब आपको पता चल गया होगा कि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किसके अंदर ज्यादा है। सिंपल सा तरीका है जो यहाँ पर हमने आपको बता रखा है कि जिनके पास 7 है तो 7 किसके पास है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा, उससे कम सल्फर और सबसे कम, इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो फास्फोरस। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। आपको बातें समझ में आ गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको इसके बाद मेन चीज बताते हैं, यहां तो आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तुरंत, इसके बाद क्या है वो समझते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, समझिएगा। मेन चीज अब स्टार्ट होती है, वहां तो बहुत आसान था, हमने बता दिया, सिंपल से तरीका आपको बता दिया कि जिसके y कोष में 5 है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होगी, उससे ज्यादा होगी 6 वाले की और सबसे ज्यादा होगी 7 वाले की। तो अगर आपको इस तरीके से कोई एलिमेंट दिया जाता है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, y कोष के इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे और तुरंत बता देंगे कि जिनके y कोष में 5 है उनकी कम है, 6 वाले की उससे ज्यादा, 7 वाले की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है कि अगर हमें कोई एलिमेंट दिए जाए उनमें सबके y कोष में एक ही संख्या आ जाए, तब क्या करेंगे आप, तब फिर आपको क्या समझना। जैसे एज एग्जांपल, जैसे अगर हम ले लेते हैं फ्लोरीन, अब समझिएगा मेन चीज अब समझना है आपको। जैसे हमने समझाया आपको कि अगर हम ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, समझिए परमाणु क्रमांक 9 एटॉमिक नंबर इसका होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 और ये 53। अब समझो यहां पर भैया फ्लोरीन का होगा 2,7, इन पहली कक्षा में 2, दूसरी में 7, 2 8 7। ब्रोमीन का होगा 2 8 18 7 और आयोडीन का होगा 2 8 18 18 7। अब ध्यान से देखो, जब ऐसे तत्व हमको दिए गए थे जिनमें संख्या डिफरेंट थी, तब तो हमें आसानी के साथ है, सिंपल सा तरीका है, जिसके y कोष में 7 है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। लेकिन यहां पर अगर इन 4 तत्वों को हम तुलना करेंगे, इनमें तो सबके y कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो समस्या अब यहां पर समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है ना, तब आपका कॉन्सेप्ट हर जगह। इसके बाद आप पढ़ेंगे आयनन विभव, वहां पर भी आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर अब किसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है और किसके अंदर कम। चलिए बात करते हैं। बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की बात हम कर रहे हैं बार बार, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है उसकी बात आपको समझाते हैं। समझो ध्यान से, अगर हम फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाएं, किसका बनाएं, तो फ्लोरीन का ये नाभिक होगा भैया, और इसके अंदर 2 कोष हैं। कितने कोष हैं, 2। ये पहला कोष होगा
और ये होगा दूसरा कोष। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे कोष में है 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरे कोष में है 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 और ये 7। ये तो हो गया क्लोरीन। किसकी बात कर ली हमने? क्लोरीन की। चलो क्लोरीन की बात समझाते हैं। क्लोरीन में 3 कोष, ये समझिए ध्यान से, 3 कक्षाएं हैं। तो ये होगा नाभिक, ये होगा क्लोरीन का नाभिक। उसके बाहर ये पहला कोष होगा, ये दूसरा कोष होगा और ये तीसरा कोष होगा। ये हम क्लोरीन की बात समझा रहे हैं, बाकी ये नहीं समझा रहे हैं, ये बोर्ड छोटा है। तो इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 दिखा दी थी। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, और आपको बताते हैं। अच्छा, ब्रोमीन का भी बना देते हैं। ब्रोमीन में कितने हैं? 35, यानी कि इसके पास 4 कक्षाएं। कितनी कक्षाएं हैं? 4 कक्षाएं हैं। ब्रोमीन का यहाँ देखिए, तो इसमें सेंटर पर नाभिक होगा और ये आपका पहला कोष होगा, ये आपका दूसरा होगा, ये तीसरा कोष होगा और ये भैया होगा आपका चौथा कोष। कौन सा कोष होगा? चौथा कोष। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे। हम पूरे नहीं दिखा रहे हैं, आप दिखा दीजिएगा। और जो सबसे बाहरी कक्षा है वहां के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से समझो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज। नाभिक में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, तो नाभिक पर भी होता है प्लस चार्ज। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर है माइनस चार्ज, नाभिक के ऊपर है प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को अंदर कौन खींच रहा है? नाभिक, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच में होगा अट्रैक्शन, वहां पर आकर्षण बल कार्य करेगा। अब देखिए ध्यान से, सिंपल से एक नियम है, आकर्षण बल कहां पर ज्यादा होता है, कहां कम होता है? जब वस्तुओं के बीच में दूरी कम होती है तो वहां आकर्षण बल ज्यादा होता है। जैसे जैसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, ठीक है ना, हर जगह काम करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है तो आकर्षण बल कम होता चला जाता है। 2 व्यक्ति अगर होते हैं, वो पास पास रहते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा रहता है, इसमें प्रेम ज्यादा रहता है। जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो उनके बीच की जो प्रेम वगैरह होता है, दूरी और अट्रैक्शन, वो भी क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि वहां पर अट्रैक्शन फोर्स कम काम करता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, जो भी होगा वाय कोष की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन आएंगे वाय कोष में, जाएंगे वाय कोष से। समानता, यानी जो भी लफड़ा होगा इलेक्ट्रॉन के आने जाने का, वो सब कहाँ हो रहा है? वाय कोष में हो रहा है। अंदर से अंदर की जो कोष है उनको इतना ज्यादा अभी इसमें मतलब नहीं होता है। जब भी कोई अटैक होता है, कहाँ होता है? बॉर्डर पर होता है, सबसे पहले वहीं पर समस्या पैदा होती है। तो समझिए ध्यान से, ये इनका बॉर्डर है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन ये है, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर कौन खींच रहा है? नाभिक। कौन खींच रहा है? नाभिक। ये इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा का, इसको अंदर कौन खींच रहा है? नाभिक। ये इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा का, अंदर कौन खींच रहा है? नाभिक। यहाँ पर देखो क्लोरीन को, तो इसमें सबसे बाहरी कक्षा दूसरी वाली, ये पहली कक्षा हुई और ये दूसरी हुई। इसमें ये पहली, दूसरी और ये तीसरी। इसमें ये पहली कक्षा हुई, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। यहाँ पर नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कोष में है, तो यहाँ पर इनके बीच में दूरी क्या है? कम है। सिंपल सी बात है, जब दूरी कम होगी तो आकर्षण बल यहाँ ज्यादा होगा। यहाँ दूरी बढ़ गई है, यहाँ पर दूरी क्या हो गई? बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो बाहरी कक्षा है वो 3 है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में घूम रहा है, नाभिक से थोड़ा सा दूर हो गया, तो अब नाभिक का इसके ऊपर प्रभाव कम लगेगा। अभी हम केवल डिस्टेंस तरीका समझा रहे हैं, फैक्टर और सारे भी होते हैं, इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी काम करता है, लेकिन धीरे धीरे बताएंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अभी समझिए, अभी दूरी के हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब नाभिक का बल कम कार्य करेगा, तो अब नाभिक का बल यहाँ पर काम कर रहा था उससे अब कम करेगा, यानी कि अब नाभिक उतनी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं खींच पाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में मूव कर रहा है, यहाँ घूम रहा है, तो यहाँ तो नाभिक से दूरी और बढ़ गई, तो अब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव इसके ऊपर और कम पड़ गया, यानी कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने की क्षमता इसके अंदर और कम पड़ गई। यानी कि जैसे जैसे वाय कोष की नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाएगी,
वैसे वैसे नाभिक की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये एकदम कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए सबके वाहक कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से अगर कोई मिल जाएगा तब आपको देखना है कि जो हमारी वाहक कोष है और जो नाभिक है, यहाँ पर क्या होगा, नाभिक मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, नाभिक। तो यहाँ पर वाहक कोष की नाभिक से दूरी कम है तो इसके ऊपर आकर्षण ज्यादा लगेगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ और ज्यादा बढ़ गई और यहाँ और ज्यादा बढ़ गई। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता उस एलिमेंट की क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो अगर सबके वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो आप नाभिक से दूरी देख लेंगे। पहली बार नाभिक से दूरी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात समझिए, एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, एक होता है भैया शील्डिंग इफेक्ट काम करता है। लगे हाथ जान लो आगे। इसको हिंदी में बोलते हैं आवरण प्रभाव, इसको हिंदी में बोलते हैं आवरण प्रभाव। पूरा वीडियो देखेंगे बातें समझ में आ जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं। आवरण प्रभाव क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग यानी सील करना, सील करना, किसी चीज को सील कर देते हैं, आप बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आवरण प्रभाव मतलब किसी चीज को कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। तो यहाँ पर देखो नाभिक को यहाँ पर एक कक्षा ने घेर रखा है, इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये कक्षा सील हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नाभिक को 2 लेयर में सील किया गया है। पहली कक्षा में 2 आते हैं, ये कक्षा भरी है। दूसरी कक्षा में 8 आते हैं, वो भी कक्षा भरी है। तो यहाँ पर नाभिक को एक लेयर से केवल सील किया गया है, यहाँ पर 2 लेयर से सील किया गया है। तो नाभिक का प्रभाव बाहरी कोष पर कम हो जाएगा। यहाँ पर नाभिक को देखिए 3 कक्षाओं में सील कर रखा है, आपके ऊपर एक कंबल डाल दिया जाए तो आपकी आवाज कम बाहर जाएगी। आपके ऊपर 2 कंबल डाल दिए जाएंगे तो और कम बाहर जाएगी। आपके ऊपर 3 कंबल डाल दिए जाएंगे तो अब आपकी आवाज और कम बाहर जाएगी। बात समझ में आ रहे हैं। तो आपका प्रभाव कम होता चला जाएगा। वैसे ही नाभिक को कक्षाएं क्या कर देती हैं, ढक देती हैं, कवर कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं चारों ओर, उसका प्रभाव बाहरी कोष पर क्या होगा, कम। तो शील्डिंग इफेक्ट भी काम कर रहा है यहाँ पर, यानी कि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेंगी तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक को कवर कर देंगे। तो जितना ज्यादा कवर कर देंगे नाभिक का प्रभाव बाहरी कोष पर उतना ही कम पड़ेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये तरीका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जानने का, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसके अंदर ज्यादा होगी, किसके अंदर कम होगी। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर नाभिक के और वाहक कोष के बीच की दूरी क्या है, कम है। यहाँ ज्यादा है तो अब ये उतने पावर से इसको नहीं खींच पाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता घटेगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। अगर आपको समझ में नहीं आती चीजें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से पुनः समझाएंगे। इसको समझ लेंगे आपको तो आपको बॉन्ड कैसे टूट रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में आने वाली चीजें नहीं है, फिर कठिन लगने लगेगी। सारी चीजें समझिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।